नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सबको बारी बारी से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सिंचाई की क्या स्थिति है, बिहार सरकार ने इस दिशा में क्या प्रमुख पहल की है, बिहार में सिंचाई सुविधाओं के सुधार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करना है। यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं परिचय के माध्यम से। जो भी यहाँ पे बात की जा रही है सिंचाई की वर्तमान स्थिति, सिंचाई के बारे में यहाँ पे आप परिचय के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद से जो सिंचाई की स्थिति है वर्तमान में, यहाँ पे आप कुछ एक्चुअल जो डेटा है यहाँ पे डेटा का प्रयोग करते हुए बताना होगा। उसके बाद से राज्य सरकार द्वारा जो भी पहल किया गया है, जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, और फिर यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या हो सकती है, किस प्रकार से इसको और ये बढ़ाया जा सकता है सिंचाई के क्षेत्र में, खासकर इसका प्रयोग करके उसको बताते हुए चलना है। और फाइनली यहाँ पे बताना है निष्कर्ष के रूप में, टिप्पणी के रूप में, सुझाव के रूप में आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग परिचय के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे बिहार में सिंचाई की स्थिति को लेके। बिहार में सिंचाई की स्थिति को लेके तो देखिए, बिहार में पर्याप्त भूजल और सतही जल संसाधनों से संपन्न है, पूरी तरीके से मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है गंगा नदी को दिया जाता है। और गंगा नदी के साथ साथ उसकी जो भी आसपास की जो सहायक नदियां हैं, चाहे हम लोग उत्तर बिहार की बात कर ले, दक्षिण बिहार की बात कर ले, इन सहायक नदियों के आसपास, गंगा नदियों के किनारे के आसपास कृषि कार्यों के साथ साथ गैर कृषि कार्यों को भी बड़ी मात्रा में प्रोत्साहन मिला ही मिला है। हालांकि आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करना है कि अभी भी जो बिहार का जो, ठीक है, कह सकते हैं कि कृषि है, काफ़ी हद तक मॉनसून पे डिपेंडेंट करता है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून पे डिपेंडेंट करता है। और यही कारण है कि एल नीनो वगैरह का जब इफेक्ट आता है बिहार में भी कृषि प्रभावित होती ही होती है। तो यहाँ पे बिहार में आपको दिखाने की कोशिश करना है कि पर्याप्त भूजल मौजूद है, भूजल मौजूद है। क्योंकि यहाँ पे कारण क्या है, बहुत सारी नदियाँ हैं, बड़ी मात्रा में वर्षा का होना है, जिसकी वजह से समय समय पे भूजल पूरी तरीके से रिचार्ज होता ही होता है। पर्याप्त भूजल और जल संसाधन भी पूरी तरीके से मौजूद है। अब इसके कारण क्या है, इसका कारण है यहाँ पे मानसून। जो भी यहाँ पे नदियाँ है बड़ी मात्रा में, नदियों की बात कर ले तो जैसे कि गंगा नदी हो जाएगा। इसके अलावा इसकी जो भी सहायक नदी, जैसे मैंने बताया उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक कई सारी सहायक नदियों का पूरे बिहार में यहाँ पे जाल है गंगा नदी की, तो जिसके वजह से सब एक्टिविटी देखने के लिए मिलता ही मिलता है। हालांकि इतने सारे पर्याप्त भूजल जल संसाधनों के होने के बावजूद भी अभी भी अगर बिहार को देखा जाए तो बिहार का जो कृषि है, कृषि जो है यहाँ पे बिल्कुल ही मानसून पे डिपेंडेंट है। मानसून पे, या फिर भी कह सकते हैं कि बहुत हद तक मानसून पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जैसे ही मानसून, इधर हम लोग साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं, तो जैसे ही ये मानसून यहाँ पे वीक पड़ेगा तो बिहार में भी ये सब फर्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खासकर एल नीनो वगैरह की स्थिति में ये सब एक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिहार में सिंचाई की स्थिति क्या है। तो नंबर 1 हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुल जल क्षेत्र कितना है, कुल जल क्षेत्रफल। और यहाँ पे कुछ डेटा को आपको ध्यान में रख के चलना होगा। बिहार में कुल जो जल क्षेत्र है यहाँ पे देखा जाए तो 3.52 लाख हेक्टेयर, इतने सारे क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जल क्षेत्र, जहाँ पे जल की मात्रा यहाँ पे अधिक है। अब ये जो एरिया आपको देख पा रहे हैं, अगर कुल भौगोलिक एरिया का देखा जाए, कुल जो भौगोलिक एरिया का जो कितना यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा, तो ये लगभग हो जाएगा यहाँ पे 100% में 3.8% के आसपास बिहार में जल संसाधन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जल क्षेत्र देख पा रहे हैं यहाँ पे 3.52 लाख हेक्टेयर यहाँ पे परसेंटेज में है। और यहाँ पे क्या है, इतना जो जल अधिग्रहण क्षेत्र के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अगर बिहार की बात करें तो पिछले 10 सालों में बड़ी मात्रा में यहाँ पे कह सकते हैं कि कृषि भूमि का विस्तार करने का प्रयास किया गया है। और कृषि भूमि का विस्तार तब होगा जब सिंचाई की क्षमता का यहाँ पे विकास होगा। इसीलिए यहाँ पे पिछले 10 सालों में सकल सिंचाई क्षमता का विस्तार किया गया है। सकल सिंचाई
क्षमता का विस्तार किया गया है। और सकल सिंचाई क्षमता का मतलब क्या है यहाँ पे कि सिंचाई व्यवस्था का उपलब्ध कराना, नहर खुदवा देना, बड़े मात्रा में तालाबों का निर्माण करवाना, पंप सेट का निर्माण करवाना। यहाँ पे पूरे तरीके से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे कृत्रिम विधि का यहाँ पे बड़ी मात्रा में प्रयोग किया ही किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पे लगभग 2009 से 10 में लगभग ये जो एरिया था 44.33 लाख हेक्टेयर के आसपास था। वहीं ये बढ़ के देखा जाए 2018-19 में ये बढ़ के हो गया 54.93 लाख हेक्टेयर यहाँ पे हो गया। ये बढ़ा हुआ क्षेत्र है, टोटल क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। 10 सालों में जो सकल सिंचाई क्षमता जो बढ़ी हुई है, जिससे 2009-10 में बढ़ा था 44.33 लाख हेक्टेयर और 2018-19 में बढ़ गया 54.93 लाख हेक्टेयर। कुल मिला के यहाँ पे अगर जो ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 2.12% की वृद्धि देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये जो सिंचाई क्षमता बढ़ रहा है, कुछ न कुछ तो यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा होगा, इसके कुछ न कुछ यहाँ पे कारण होंगे। तो इसके हम लोग यहाँ पे कुछ कारणों की यहाँ पे हम लोग पड़ताल करें तो जैसे कि नलकूप का जो प्रयोग है बड़ी मात्रा में बढ़ा है। नलकूप अभी बिहार में देखा जाए तो नलकूप का जो प्रयोग है कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 63.5% के आसपास देखेंगे तो सिंचाई का जो प्रमुख जो साधन है नलकूप ही है। हालांकि ओवरऑल यहाँ पे प्रीलिम्स वगैरह में पूछा जाता है कि नलकूप का जो प्रयोग सबसे अधिक किस राज्यों में होता है, तो राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश, लेकिन बिहार में भी बड़ी मात्रा में प्रयोग किया ही किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा टैंक सिंचाई। अब टैंक सिंचाई का मतलब क्या है, यहाँ पे टैंक बना के तालाब, जैसे बड़े बड़े जो कृत्रिम तालाब यहाँ पे बनवाया जा रहा है, तो उसके माध्यम से भी बड़े मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि कुछ डेटा की बात करें हम लोग 2009 से 10 में देखा जाए तो लगभग 86 लाख हेक्टेयर के आसपास था। वहीं बढ़ के 2018-19 में ये बढ़ के यहाँ पे हो गया लगभग 115 लाख हेक्टेयर। अगर इस डेटा को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कुल जो नहरों से, ध्यान रखिएगा, जो नहरों से जो सिंचाई होता है तो उसके कंपैरिजन में ये लगभग 30.2% के आसपास है, 13.2% के आसपास है। ये डेटा लिया गया है 2018 से 19 तक का, देख पा रहे 2018 से 19 तक का ये डेटा लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि सिंचाई में बहुत अधिक यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे सार्वजनिक व्यय को लेके चूँकि यहाँ पे जब तक सार्वजनिक व्यय नहीं होगा, यहाँ पे सिंचाई में भारी यहाँ पे कमी दिखाई देगी, खासकर मानसून वगैरह की कमी की वजह से। मानसून वगैरह में जब कमी होगी या फिर बहुत सारा बिहार में ऐसा क्षेत्र है, बिहार में समान असमान कह सकते हैं कि समान तो नहीं होगा, असमान भौगोलिक वितरण की वजह से वर्षा का भी पूरी तरीके से असमान वितरण है, खासकर दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में आपको बड़ी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि इसमें बड़ी मात्रा में क्या किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए। इसमें अगर कुछ हम लोग आंकड़ों की बात करें, जैसे कि 2015 से 16 में, यहाँ पे 2015 से 16 में, तो यहाँ पे टोटल ध्यान रखिएगा राज्य के व्यय का, यहाँ पे बजट में जो होता है ना 5 साल में जो आता है, 2015-16 में जो बजट में जो प्रावधान किया गया था लगभग 925.75 करोड़ का प्रावधान किया गया था कि सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ये बढ़ा हुआ है, अभी काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है। 2019-20 में बजट में जो प्रावधान लाया गया था 1346.95 करोड़। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पे एक जंपिंग जो आपको दिखाई दे रहा है कि सिंचाई के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी व्यय की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर सार्वजनिक व्यय की हम लोग बात करें तो इसमें, ठीक है, जितने भी पब्लिक सेक्टर में कर सकते हैं या फिर यहाँ पे PPP का भी कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। हालांकि प्राइवेट वाले लोग तो यहाँ पे सिंचाई में नहीं आएंगे, ये भी आपको समझना है। तो बड़ी मात्रा में जो भी यहाँ पे एक्शन लेना होगा, गवर्नमेंट को ही एक्शन लेना होगा और इसमें गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सिंचाई क्षमता को लेके यहाँ पे बताया जा रहा है सिंचाई क्षमता को लेके कि बिहार में जो अंतिम जो सिंचाई जो क्षमता है लगभग 117.5 लाख हेक्टेयर है। इतने सारे क्षेत्रों पे यहाँ पे सिंचाई यहाँ पे हो सकता है, ध्यान रखिएगा, सिंचाई यहाँ पे हो सकता है। और ये अभी बढ़ा है लगभग 2019-20 में
लगभग बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना का जब विकास किया गया, बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जब विकास किया गया तो इसमें लगभग 36.89 लाख हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा 36 पॉइंट मतलब 89 लाख हेक्टेयर के आसपास थी, हेक्टेयर के आसपास थी। तो अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 117.54 लाख हेक्टेयर, जो कि इन इतने सारे क्षेत्रों में अंतिम सिंचाई क्षमता के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा कुछ न कुछ पहल किया ही गया होगा। अब जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसको बताना जरूरी है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे जल जीवन हरियाली मिशन। जल जीवन हरियाली मिशन का बड़ी मात्रा में यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। अब इस मिशन के तहत देखेंगे तो जितना भी कह सकते हैं कि तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है, जैसे पिछले क्लास में बताया हुआ था आपको, आहर और पाइन का प्रयोग किया जा रहा है। आहर का मतलब होता है कि तीन क्षेत्रों से यहाँ पे जल से घिरा हुआ हो, पानी को यहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा, और फिर पाइन माने कच्चा नाला के माध्यम से यहाँ पे इस पानी को निकाला जाएगा और आसपास के खेतों में इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पानी को यहाँ पे बड़ी मात्रा में एकत्र किया जा रहा है। बहुत सारा यहाँ पे तालाब वगैरह का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा छोटी छोटी नदियाँ हो गया, नाला हो गया, चेक डैम, बांध, सब यहाँ पे तालाब हो जाएगा, बांध हो जाएगा, नदियाँ हो जाएगा इसमें, ठीक है। पर्याप्त है जल जीवन हरियाली मिशन, माने हर जगह यहाँ पे हरियाली के लिए ज़रूरी क्या है, सिंचाई। तो सिंचाई के साधन को पूरी तरीके से यहाँ पे उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है यहाँ पे भूजल सिंचाई के लिए, भूजल सिंचाई के लिए अर्थात भूमि से जल को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है नलकूप, ठीक है। तो भूजल सिंचाई के तहत देखा जाए तो बिहार में यहाँ पे टोटल जो नलकूप जो था 10,240 नलकूप था, जिसमें लगभग 5,077 नलकूप कार्य कर रहा है। अभी ये आंकड़ा देख पा रहे काफ़ी कम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी नहीं कि आपको टोटल बिहार में अगर इतना ही है तो हर जगह, ठीक है, पानी निकाल लिया जाए। इससे क्या होगा कि तो जल स्तर में भारी मात्रा में गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए पानी का, ठीक है, बहुत हद तक दोहन करने से बचने के लिए इन सारे ही चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कि उतनी ही मात्रा में पानी निकाला जाए जितना यहाँ पे भूजल को रिचार्ज किया जा सके। तो ये यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। लगभग 5,077 कार्यरत हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे लगभग 2020-21 में इसकी वजह से जो 5,077 जो भूजल सिंचाई के लिए नलकूप जो चला यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 2.50 लाख हेक्टेयर की यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंचित क्षेत्र में यहाँ पे वृद्धि हो पाई। इतने सारे क्षेत्रों में यहाँ पे आसानी से कृषि किया गया। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा बिहार शताब्दी निजी नलकूप, बिहार शताब्दी निजी नलकूप। अब ये यहाँ पे क्या है, लगा हुआ एक शब्द लगा हुआ है निजी नलकूप। अब इसके तहत हर एक व्यक्ति, हर एक किसान यहाँ पे, ठीक है, अपना नलकूप अपने खेतों के अकॉर्डिंग करवा सकता है। कहाँ कहाँ पे किसी भूमि है उसके अकॉर्डिंग वो करवा सकता है। इसके लिए सरकार कुछ यहाँ पे सहायता दे रही है, कह सकते हैं कि सब्सिडी दे रही है। जैसे कि अगर कोई किसान अगर 70 मीटर वाली गहराई के लिए, ठीक है, खुदवाता है तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा 15,000 रुपये। लेकिन अगर वही यहाँ पे किसान अगर 100 मीटर गहराई वाला खुदवा रहा है तो यहाँ पे गहराई अधिक हो गई, तो यहाँ पे स्वाभाविक है पैसा भी बढ़ेगा अधिक। तो यहाँ पे लगभग 35,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत दिए जाएंगे। इसके तहत यहाँ पे बिहार का फेमस परियोजना हो जाएगा 7 निश्चय परियोजना। अब 7 निश्चय परियोजना यहाँ पे 2 चल पड़ा है, ध्यान रखिएगा। 7 निश्चय परियोजना 2 चल पड़ा है और इसमें शामिल किया गया हर खेत को पानी। अब इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि हर खेत को पानी के लिए ज़रूरी है कि भूमि का चिन्हित करना। और एक खुशी की बात है कि वैसे भूमि को पूरी तरीके से चिन्हित कर लिया गया है, सर्वेक्षण कर लिया गया है, जो कि पूरी तरीके से असिंचित भूमि थी। अब और हर खेत को पानी के माध्यम से उस असिंचित वाले क्षेत्र को यहाँ पे, ठीक है, सिंचित बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा कह सकते हैं कि पहल है। उसके बाद यहाँ पे नलकूप का स्वचालन,
इसके लिए बाकायदा यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटर यहाँ पे रखा जाएगा। ऑपरेटर एक व्यक्ति पार्टिकुलर, ठीक है, यही काम करेगा, ऑपरेट ही करेगा। जैसे कि इसको बोला जाता है पर्यवेक्षी नियंत्रण और तिथि अधिग्रहण, ठीक है, राष्ट्रीय जल परियोजना के तहत, राष्ट्रीय जल परियोजना के तहत। अब ये जो नलकूप का जो स्वचालन है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। अभी तो कंप्यूटराइज का ज़माना आ गया है, ठीक है, इसमें टाइम सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे हो सकता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में इसका यहाँ पे, ठीक है, प्रयोग किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो जहाँ भी जल स्तर यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत अधिक है, पानी का, ठीक है, लेवल बहुत अधिक गिरा नहीं है, तो वैसे जगहों से यहाँ पे अच्छी खासी पानी यहाँ पे निकाला जा सकता है। कृषि के लिए यहाँ पे सिंचाई के साधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है, खासकर, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ये सारी जो टेक्नोलॉजी है बहुत अधिक कारगर यहाँ पे हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा नलकूप का स्वचालन। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका यहाँ पे क्या हो सकती है। बिना इसके देखिए कोई भी चीज़ आज वर्तमान में अधूरा ही अधूरा है। ये एक कह सकते हैं कि सहज और स्मार्ट चीज़ें उपलब्ध कराती है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा फर्टिगेशन और रसायन। फर्टिगेशन और रसायन, इसका सीधा सा मतलब है सिंचाई योजना प्रणाली के तहत, ठीक है, जो भी यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि जो खेतों को पानी दिया जा रहा है, खेतों को पानी दिया जा रहा है, सपोज करिए अगर यहाँ पे ड्रिप का माध्यम अपनाया जा रहा है, टपकन विधि को अपनाया जा रहा है, तो आसानी से मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि घोल के माध्यम से पानी में जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर है उसको यहाँ पे घोल दीजिए, और फिर उस टपकन की विधि के माध्यम से वो जो घोल है, पानी का घोल है, सीधे जाके पौधों की जड़ों में गिरेगा, तो फायदा होगा ही होगा। आसानी से इसको फर्टिलाइजर को यहाँ पे पानी के माध्यम से इंजेक्ट करके, ठीक है, पौधों की जड़ों तक पहुँचाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, तो मिट्टी में सुधार भी होगा, पानी में आसानी से वो घुल जाएगा, पानी में घुलते ही पूरी तरीके से जो यहाँ पर रसायन होगा, इस रसायन को वो पूरी तरीके से, ठीक है, पौधों की जड़ों तक इंजेक्ट कर देगा। तो यही है यहाँ पे जरूरी हो जाता है सिंचाई सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका में नंबर 1 यहाँ पे ध्यान रखिएगा फर्टिगेशन और यहाँ पे रसायन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रसायन, उर्वरक भी घुस गया, और उस उर्वरक के माध्यम से जो भी केमिकल जो पदार्थ था वो भी पौधों की जड़ों में चला गया। तो अब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बढ़ जाएगी। दूसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी लाया जा सकता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये भी, सेंटर पिवोट सिस्टम। सेंटर पिवोट सिस्टम इसको बोला जाता है। आप लोगों ने शहरों वगैरह में देखा जरूर होगा, ठीक है, चाहे मूवी वगैरह में, खासकर जो ठीक है, जो गल्फ वगैरह जो होता है ना, खेलने का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे देखा होगा उन सारे मैदानों में ऑटोमेटिक इस टाइप का यहाँ पे लगा रहता है, और बीच में यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, हाई कह सकते हैं कि नोजल, इसमें स्प्रिंकल जो लगा रहता है, दूर दूर तक पानी को यहाँ पे छिड़काव किया जाता है स्प्रे के माध्यम से। तो इसमें, ठीक है, कई टाइप का नोजल लगा होता है। तो आसानी से क्या होगा कि एक जगह पर इसको खेत के बीचों बीच अगर लगा दीजिए, तो आसानी से धीरे धीरे चारों तरफ घूम घूम के आसानी से पानी को, ठीक है, पटा सकता है। बहुत कम पानी को ये आसानी से, ठीक है, पौधों की जड़ों तक इंजेक्ट कर सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पहल हो सकता है सेंटर पिवोट सिंचाई, ठीक है। अब इसको हो सकता है कि अब लंबा लंबा बना लें, जैसे लंबा लंबा बनाने के लिए अभी, ठीक है, एल्युमिनियम वगैरह का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम जो स्टील वगैरह का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, उस पर नोजल लगा दिया जा रहा है हर जगह, ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे जितना दूर चाहे इसको आसानी से जोड़ जोड़ के इसको, ठीक है, ले जा सकते हैं, फैला सकते हैं। और ये विद्युत संयंत्र है यहाँ पे भी, ठीक है, जब तक कह सकते हैं कि प्रेशर इस पर नहीं होगा तब तक ये दूर तक ये, ठीक है, पानी इसका जाएगा ही नहीं जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि बिजली से चलेगा। तीसरा यहाँ पे कर सकते हैं ड्रिप सिंचाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिप सिंचाई। और यहाँ पे एक और हो जाता है स्प्रिंकल सिंचाई। डेली में ये चीज़ें आप लोगों को करा ही रहा हूँ, ड्रिप और यहाँ पे स्प्रिंकल सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो जड़ तक पानी, सिंपल सा मतलब है यहाँ पे जड़ तक पानी। पौधों की आवश्यक नमी को प्राप्त करने के लिए शुरुआत में सोचिए कि जब पौधे, ठीक है, एकदम बीज ही होता है, छोटा छोटा जब निकलता है, तो समस्या होगी कि नहीं होगी, खुद आप सोच के देखिए।
अब छोटे छोटे बीज निकल रहे हैं और यहाँ पे पानी से आप भर दीजिए, बीज तैरने लग जाएगा, ठीक है, वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे पानी का भी वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, समस्या है यहाँ पे। तो उससे अच्छा है कि भाई जड़ तक पानी पहुँचाया जाए, लेकिन उतने बड़े एरिया में जड़ तक पहुँचाना पानी को इतना समझिए कि आसान थोड़े होगा। तो उसी के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है ड्रिप सिंचाई। ध्यान रखिएगा, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सीधे यहाँ पे जड़ तक पानी को पहुँचाया जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे स्प्रिंकल सिंचाई। इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है और कह सकते हैं कि ज़मीन की सतह पर कुछ समय तक नमी को मेंटेन करने के लिए पानी को गिराया जाता है और उसको भी नोजल के माध्यम से, बहुत तेज जो स्प्रिंकल विधि में देख रहे हैं नोजल लगा रहता है, हाई कंप्रेसर नोजल लगेगा, फुहारा, बहुत कम पानी को यहाँ पे मतलब नमी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, किया जा सकता है। उसके बाद कुछ और भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया कर सकते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन वर्तमान में क्या नहीं हो रहा, सोचिए स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन का प्रयोग हम लोग फसलों की निगरानी के लिए, उसको नियंत्रण के लिए हम लोग आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो प्रयोग है आसानी से ज़मीन में कितनी नमी है, ज़मीन में कितनी यहाँ पे नमी है, उसके प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। मिट्टी में मौजूद नमी के स्तर को ये जानकारी दे देगा, ठीक है, ह्यूमस की मात्रा हो गया, या फिर ये कह सकते हैं कि आगे चल के इसका भी प्रयोग किया जाएगा, एनपीके की कितनी मात्राएं हैं, खेतों में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी तो इसका लैब में परीक्षण किया जा रहा है, मिट्टी का जो जांच किया जाता है, लेकिन वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है सोचिए कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में मिल जाए तो कितना आसान हो जाएगा आजकल, ठीक है। इसको बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बिग डेटा का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, बिग डेटा का। अब ये बिग डेटा क्या है, आज के समय में जो भी आप देख रहे हैं फ़ोन डेटा, एक एक ह्यूमन की एक्टिविटी जो है, मोबाइल वगैरह आप लोग चलाते होंगे, ब्राउज़र की जो एक्टिविटी है, हर जगह से वो डेटा, यही है बिग डेटा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो बिग डेटा का प्रयोग है यहाँ पे एनालिसिस करके उसका प्रयोग कृषि में किया जा सकता है, जैसे कि कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट हो गया, इन सारे ही चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है, सिंचाई के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो देख पा रहे रोबोट वगैरह का प्रयोग नाला वगैरह सफाई में किया जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, IOE हो गया, सॉरी IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, घर बैठे बैठे ऐसे चला दीजिए, फ्रिज चला लीजिए, उसमें सेंसर लगा रहता है, कूड़ा कचरा कहीं जमा है वहाँ लगा दीजिए, वो सेंसर करके आप पूरी तरीके से इन्फॉर्म कर देगा, आपको लोकेशन भेज देगा। तो टेक्नोलॉजी ने मानव लाइफ को बहुत आसान कर दिया है, तो इसको हर एक क्षेत्र में यूटिलाइज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं यहाँ पे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे तकनीक की सहायता ने बिहार को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद किया हुआ है, पूरी क्षमता को हासिल करने में मदद किया हुआ है। लेकिन ज़रूरी है कि इसमें सरकार के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, सरकार के साथ साथ लोगों की भी भागीदारी होना ज़रूरी है, लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है। सरकार हर कदम प्रयास करे, जैसे कि मैंने बताया था अभी ड्रिप सिंचाई या फिर स्प्रिंकल सिंचाई के लिए, ठीक है, अभी भी बहुत महंगा है वो, तो गवर्नमेंट हर हाल में सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है, लेकिन आमतौर किसानों पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि वे उस चीज़ का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो पुरानी जो पद्धति है, बड़े मात्रा में कह सकते हैं कि जो पानी का वेस्टेज होता है जिसमें, उसी को प्रयोग किया जा रहा है। तो लोगों को यहाँ पे जागरूक होना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तभी जाके यहाँ पे जल संसाधनों को मदद करने में यहाँ पे मदद मिलेगी, मतलब जन संसाधनों को संरक्षण करने में मदद करेगी। साथ में ये सब जब अच्छे तरीके से इसका प्रयोग होगा तो ये भी तो कह सकते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। 2022 में ही लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी भी वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो समस्या है कि नहीं है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी का भी किसानों को सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे हो पाएगा। तो किसानों की जब आय यहाँ पे दोगुनी होगी तो किसानों का लाइफ स्टाइल बेहतर होगा, गरीबी दूर होगी, अशिक्षा दूर होगी। इन सारे चीज़ों का प्रयोग करते हुए सूखा से निपटा जा सकता है,
आपदा प्रबंधन से निपटा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे ठीक है बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन निष्कर्ष में शब्द सीमा को हमेशा आपको ध्यान में रख के चलना होगा कि कितनी बातें लिखना यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।